स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक बार फिर से आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया और हम हैं भावनगर में। और अब हम अगले 1 घंटे तक आपको ये बताएंगे कि भावनगर में जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं उसे कैसे भुनाया जाए और कहां तक जा सकता है ये शहर, कितनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं यहाँ पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नया पैनल जुड़ चुका है। जी हाँ, भावनगर के कलेक्टर बीएन पंत जी पानी जी मेरे साथ मौजूद हैं मेरे लेफ्ट में, और उसके साथ साथ बिस्टेक सॉल्यूशंस के जिग्नेश जोशी जी जो पहले भी हमारे साथ मौजूद थे वो बने हुए हैं इस पैनल डिस्कशन में, और अलंग के चेयरमैन गिरीश शाह जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और भावनगर की तरक्की की कहानी पर बात करने के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद है भारती बहन जो कि एमपी हैं भावनगर से, और साथ ही देवेंद्र शेठ जो कि कायम स्टूडेंट के डायरेक्टर हैं, और मिस्टर डॉक्टर आशीष शुक्ला जो कि साइंस कॉलेज भावनगर के डीन है। आप सभी का स्वागत है इस 1 घंटे के इम्पोर्टेंट पैनल में। भारती जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ, भावनगर को हम भविष्य का शहर यहाँ पर बता रहे हैं। पिछले आधे घंटे हमने बात की यहाँ पर इंडस्ट्री के लिहाज से क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो की जा सकती है। अगर एक आम नागरिक के नजरिए से मैं समझना चाहूं, भावनगर में कितना दमखम है भविष्य का शहर बनने में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ देर पहले मैंने देखा कि हम सिंगापुर की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों हम सिंगापुर की बात करें, क्यों हम भावनगर की बात ना करें। भावनगर की अलग परिस्थिति है, भावनगर का अलग बैकग्राउंड है, यहाँ की पोटेंशियलिटी अलग है, तो हम सिंगापुर को छोड़ के प्रॉपर भावनगर की बात करते तो अच्छा रहता। और भावनगर का देखे तो मुझे ये लग रहा है कि भावनगर में जो जो भी पोटेंशियलिटी है, मैंने सुना अभी डायमंड की बात हो रही थी, डायमंड की भी बहुत, और खास करके महिलाओं के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि भावनगर में बहुत सारी महिलाएं जो स्वरोजगार डायमंड से जुड़ी हुई है वो, और उनको रोजगारी मिल रही है। दूसरा, मैं थोड़ा रूरल में जाती हूँ तो देखती हूँ कि भावनगर में जो दूध उत्पादक मंडलियां हैं, हर एक गांव में हमारे यहाँ दूध उत्पादक के साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे भी बहुत सारी, ये मैं पूरी बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, कोई मोटे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो है वो खास तौर से मैं महिला होने के नाते ये बताने जा रही हूँ। और दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि भावनगर है वो पूरा इंडस्ट्रीज तो मेरे हिसाब से यहाँ बहुत कम है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के बारे में हम सोचते हैं तो ऐसा एक फूड पार्क हम बना सकते हैं यहाँ, क्योंकि भावनगर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और वो जो देश विदेश में एक्सपोर्ट भी होते हैं और वो भावनगर की पहचान है, तो उनकी वजह से हम ऐसा फूड पार्क भी बना सकते हैं। फूड एग्रीकल्चर उनके इंडस्ट्रीज सब हम यहाँ डाल सकते हैं, यूनिट की यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट हम डाल सकते हैं। और सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए आगे इसको बढ़ाने के लिए। जी चलिए, पानी साहब आप बताइए कि जिस तरह से हम पिछले कई घंटों से चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से भावनगर को यहाँ से आगे ले जाने के लिए कौन सी कुछ बड़ी चीजें हैं जिसकी जरूरत है, रोड अहेड क्या है यहाँ से भावनगर के लिए? भावनगर का जो मेन पोटेंशियल है, अभी एक तरफ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जी, दूसरे तरफ पीपापव है, और हमारे भावनगर में जो रोरो टर्मिनल है, घोघा दहेज रोरो टर्मिनल, जो 360 किलोमीटर्स को रिड्यूस करके 30 किलोमीटर्स में लोग सूरत तक पहुंच सकेंगे, वो प्रोजेक्ट अभी 50% पूरा हुआ है, अगले मार्च 2016 तक वो पूरा हो जाएगा। सो ये जो 3 बड़े बड़े चीजें हैं वो भावनगर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए बहुत मदद करेगा। दूसरा चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, भावनगर का जो एयरपोर्ट है, दैट इटसेल्फ इज ए वेरी सेल्फ सफिशिएंट एयरपोर्ट। उसको अगर हम मुंबई और जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा फ्यूचर में, और अभी का जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसका अगर बर्डन हम रिड्यूस करना चाहेंगे तो भावनगर विल गिव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो भावनगर का जो एयरपोर्ट है, और भावनगर में तो काफी सारे स्मॉल पोर्ट्स ऑलरेडी हैं, और पीपापव के लिए पूरा जो है वो
ब्रॉड गॉज लाइन, वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब देखते हुए हम देखेंगे कि भावनगर प्रॉपर में अगर भी नहीं है, लेकिन आजू बाजू जो डेवलपमेंट्स हैं और भावनगर का जो भावनगर से लेके वो वेराबड़ तक एक नेशनल हाईवे जो अभी वाइडनिंग हो रही है, दैट इटसेल्फ विल गिव ए वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश टू भावनगर। सो लुकिंग एट ऑल दिस, मुझे लगता है कि भावनगर के पास फ्यूचर सिटी बनने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बिल्कुल, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं इतने बड़े पैनल के साथ। देवेन जी, आपसे समझना चाहूंगी, भारती जी ने यहाँ पॉइंट आउट किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भावनगर को अपनी विरासत को पकड़कर आगे बढ़ना है और उसी में उसको सफलता आगे मिल पाएगी। कायम चूर्णों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, होम ग्रोन ब्रांड है, आपने पूरे विश्व में पहचान बना ली है इस ब्रांड के जरिए। आप कैसे देखते हैं तरक्की की कहानी भावनगर की डेवलप होते हुए? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं भावनगर के आगे बढ़ने के, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन मेरी सोच में ये सब तो बराबर है, सबने अपना आइडियाज दिए हैं, व्यूज दिए हैं, लेकिन औद्योगिक विकास के साथ साथ जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, तो उसका भी साथ में हमारा फर्ज बनता है कि सोचना चाहिए। और मैं पिछले 4-5 साल से एक्टिविटी कर रहा हूँ इसके लिए। तो पर्यावरण का जो अभी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और काफी गंभीर असर हमें पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उसका असर हम देख रहे हैं, काफी सीजन चेंज हो रहे हैं। तो पहले फर्ज हमारे साथ में ये भी बनता है कि हम लोग पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान दे, पूरा ध्यान दे उसमें, और पर्यावरण बचाने के लिए भी जो भी औद्योगिक लोग करते हैं उसको उसका फर्ज वो निभाए कि वो उसके लिए कुछ काम करे। बिल्कुल, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं सोच रहा था कहीं से ये बात जरूर निकले आज इस पैनल में, क्योंकि जो पिछले हफ्ते यहाँ पर बाढ़ आई थी उससे मैं पढ़ रहा था कि काफी नुकसान हुआ था और पर्यावरण को भी नुकसान हुआ था, जानवरों को भी काफी हानि पहुंची थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आप चाहते हैं कि पेड़ लगाओ अभियान होना चाहिए, ग्रीन। बस वही मैं चाहता हूँ कि वो अभियान होना चाहिए। वैसे हम लोग कर रहे हैं, मैं एक ग्रीन सिटी एनजीओ चला रहा हूँ पिछले 4 साल से, और कई ट्रीज हमने 3 से 4 हजार ट्रीज भावनगर सिटी में डाले हुए हैं। और मैं सबको अपील भी करता हूँ कि हर जगह ये झुंबेश होनी चाहिए, क्योंकि जितना औद्योगिक से आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके साथ पर्यावरण को नजरअंदाज अगर करते रहेंगे तो वो हम सबके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि उसका बहुत खराब असर नुकसान तो हुआ ही है। बिल्कुल, पानी जी, इस लाइन पे किस तरह का काम किया जा रहा है? देखिए, एनवायरनमेंट, एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट इज ए कंसर्न, वो हमारे जितने भी जैसे अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो अभी ग्रीन सिटी अभियान ये बोल रहे हैं वो है, हमारे पास जो मैंग्रोव्स हैं और हमारे पास जो कोस्टल एरिया है, ये सब नजर करते हुए हमारे पास काफी शत्रुंजय डैम है, और शत्रुंजय डैम को लगकर बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट का ये है जो हम इको सेंसिटिव जोन एक कर रहे हैं। हमारे पास ब्लैक बक है जो जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, और पूरा एरिया को इको सेंसिटिव जोन जाहिर किया हुआ है। तो ये प्रोटेक्ट करके यहाँ इनफैक्ट भावनगर में एक विक्टोरिया पार्क है जो ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, और उसको लोग, सब भावनगर के लोग, सिटी के लोग उपयोग करते हैं, और उसको एक टूरिस्ट हब भी बनाया जा सकता है। ऑलरेडी बना हुआ है, काफी कोई भी बाहर से आते हैं तो वो विक्टोरिया पार्क चुक जाते हैं। सीहोर में एक बड़ा 118 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। नजदीक में जितने भी अभी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, बिकॉज हाथब है, गोपनाथ है, जांजमेर है, बहुत सारे जितने भी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारा जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, हमारा जो ब्यूटीफुल नेचर पार्क्स हैं, उसके ऊपर आधारित है। तो हम ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को टूरिज्म के साथ जोड़ के इसका लोगों का कैसे आजीविका बढ़ाया जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल, और मोदी जी ने काफी फोकस रखा है टूरिज्म के ऊपर, एक बड़ा टी उनके लिस्ट में वो है। लेकिन भावनगर की बात हो और अलंग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, आप जब भी बात करें तो अलंग की बात निकल ही आती है। ये बताइए, अलंग अब आगे छलांग लगाने के लिए क्या कर रहा है और विस्तार के लिए क्या कर रहा है? अलंग के लिए बात करूं तो अभी गवर्नमेंट ने मुझे चेयरमैन तक अपॉइंट किया है। आप देखते हो मोस्ट ऑफ क्या होता है, कोई भी सिटी के बाद इंडस्ट्री आती है, इधर रिवर्स है। इंडस्ट्री तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री तो अलंग में है। जी हाँ, तो इंडस्ट्री है, अभी सिटी बनाने का है। गवर्नमेंट ने चैलेंज लिए और मुझे जिम्मेदारी दी है। हमने क्या किया, अभी डीपी प्लान, डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। हमारे पास 18 गांव है अलंग के साथ, 18 गांवों को जोड़ के हम अभी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। उसका एरिया है 130 स्क्वायर किलोमीटर,
तो 123 किलोमीटर में ये पूरा सिटी बनेगा। गवर्नमेंट की इच्छा है एक सिटी नगर पालिका जैसा सिटी हो जाए तो बढ़िया लगेगा। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसके साथ एक सिटी हो जाएगा और अभी उसका काम चल रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो एक शहर एक अपने आप में एक नया शहर बनेगा। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? इनफैक्ट यहाँ इसके ऊपर लगभग 3000 करोड़ का एक मॉडर्नाइजेशन प्लान है जो जापान बैंक से मिलने वाला है, और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात सरकार का एक जो PSU है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है। इसको एक पूरा वर्ल्ड का ग्रीन रिसाइकलिंग वार्ड, यहाँ सिर्फ शिप ब्रेकिंग ना हो बट शिप बिल्डिंग भी हो, इसलिए अभी भारत सरकार का डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक जोर है। और ये जो डिफेंस के ऊपर जो 3 मेन है, एक तो आर्मी होता है, दूसरा नेवी और एयरफोर्स होता है। नावल और एयरफोर्स का जो बेस है, एयरफोर्स के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और नावल के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है पूरा इंडिया में अगर देखा जाए तो भावनगर में अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा कोस्टल एरिया में बसा हुआ है, तो ये जो अलंग है, अलंग के पास कतपर है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है शिप मेकिंग के लिए। शिप ब्रेकिंग के साथ शिप बिल्डिंग और मेकिंग के लिए यहाँ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। अभी डिफेंस के हम जो इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे सामान बाहर से, तो लोग नहीं बना सकते, लोग यहाँ बना सकते। बिल्कुल। तो क्लियरली यहाँ पर इतने सारे मौकों को देखते हुए हिम्मत आगे चल गई, यहाँ पे रोजगार की भी काफी सारी गुंजाइश और संभावनाएं पैदा हो जाएगी, जिस पर हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में, जहां आपके पास CNBC आवाज पहुंच चुका है गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भावनगर में। अब तक हमने बात की यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन वर्क फोर्स का क्या, यहाँ पर रोजगार के किस तरह के मौके हैं, यहाँ बात करना चाहूंगी मैं भावनगर के साइंस कॉलेज के डीन आशीष शुक्ला जी से। शुक्ला जी, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन रोजगार की किस तरह की स्थिति है भावनगर में? रोजगार की स्थिति की बात करने से पहले 2 मिनट में आपको सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा CNBC आवाज का कि आपने भावनगर को नेशनल नेटवर्क पे लाने में बहुत बड़ी भूमिका की। शुक्रिया। रोजगार की स्थिति की बात करने से पहले इसलिए बताना पड़ेगा कि एजुकेशन के बारे में कि भावनगर हैज अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल, क्योंकि आजकल भावनगर वो हायर सेकेंडरी एंड स्पेशली फॉर द साइंस एक हब बनने जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि इन 2005 आई एम इन द यूनिवर्सिटी सिंस 21 ईयर, तो मैं देख रहा हूं कि 2005 में साइंस ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट सिर्फ 1000 थे इन द डिस्ट्रिक्ट। टुडे इस बार मोर देन 5000 स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड फॉर द 12th साइंस एग्जामिनेशन। तो उसके बाद वो बच्चे आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो जिस सिटी के ज्यादातर बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे तो उस सिटी को बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि वो बच्चे को उधर वहीं रोजगार मिल जाएगा। हमारे जो स्मार्ट सिटी का जो प्लान है उसमें वही है कि वो सिटी में ही रोजगार उसे मिले, वो सिटी ऐसा हो कि जहाँ लिवेबल होम हो, सब कुछ हो। तो मतलब बहुत ज्यादातर बच्चे अभी साइंस की ओर जा रहे हैं। भावनगर में साइंस कॉलेज एक ही था यूनिवर्सिटी का, अभी गवर्नमेंट ने एक नया साइंस कॉलेज दिया गारियाधार में। अभी प्राइवेट साइंस कॉलेज भी काफी हो गए, तो प्योर साइंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी है, मगर उसका लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को करनी है कि जितनी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए इतनी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो एक प्लेटफॉर्म था यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल्स के लिए, एक प्लेटफॉर्म था आज तक कि जहां पे इंटेलेक्चुअल्स है तो कहां पे काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अभी 97 ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका सॉल्यूशन चाहिए। ये समस्या को अगर हम निपटा लें तो मैं देख रहा हूं कि भावनगर के बच्चे को रोजगार के लिए भावनगर में ही रोजगार मिल सकता है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने भी यहीं से पढ़ाई की स्टार्ट किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल यहाँ से अब हम देख रहे हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया काफी है, मैं पढ़ रहा था कहीं एक स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि अब आप एक मरीन यूनिवर्सिटी के तौर पर अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। इसके बारे में बताइए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि अभी भावनगर में राइट नाउ मरीन इकोलॉजी डिपार्टमेंट मास्टर्स डिग्री के लिए ऑलरेडी है जी। और भावनगर का भी नो
कि खंभात का आखात है पूरा और 152 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, तो यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो प्लान। तो अगर भावनगर को मिल जाए पूरा ये अरेबियन सी में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे गोवा है तो उसके पास NIO है, जी हाँ, तो भावनगर को अगर मिल जाए उसका सेंटर, तो मेरे ख्याल से बच्चों को काफी फायदा होगा, क्योंकि बच्चे पोटेंशियल बहुत रखते हैं भावनगर के। अभी GPSC के एग्जाम से लेके UPSC के एग्जाम देके कहीं भी, तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, दे आर वेरी सिंसियर इन स्टडीज, दे आर वेरी गुड। तो अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भावनगर को मिल जाएगी तो और वो शायद स्किल डेवलपमेंट के जो मोदी जी के जो नारा है उसके साथ भी अलाइन होगा, डेफिनेटली होगा। और अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज्यादा है कि भावनगर ज्योग्राफिकली भी ऐसा है कि वहां पे, यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे अगर आगे जाइए मालनाथ के वहां, तो वहां पे हिल्स भी है, यहाँ पे इतनी नजदीक में जस्ट 40 किलोमीटर पे नेशनल पार्क है, वेलावदर नेशनल पार्क, जो कि ब्लैक बक सेंचुरी है। तो बच्चों को ये सब पढ़ने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, और फैकल्टीज भी हमारे पास बहुत सारी है। यूनिवर्सिटी में भी कंपैरिजन अगर करें तो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ अगर कंपैरिजन की जाए, तो भावनगर में एकेडमिक एटमॉस्फेयर अच्छा है। को करिकुलर एक्टिविटी को देखें तो भावनगर के बच्चे, आप नहीं मानेंगे, वेस्ट जोन में और नेशनल में कंटिन्यूसली 20 ईयर्स है। बिल्कुल मानेंगे साहब, आप कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि छोटा सा गांव है, शायद हो सकता है आप नहीं माने जी, नहीं, आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है भावनगर पूरे देश में। कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में अगर आपको बताए, आप बता रहे थे कि कल्चरल सिटी है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फोक डांस हो या माइम हो, एलोक्यूशन हो या और कुछ भी को करिकुलर एक्टिविटी जैसे फाइन आर्ट्स हो, जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे नेशनल लेवल पे, वेस्ट जोन से लेकर नेशनल लेवल पे कंटिन्यूसली 20 ईयर्स से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आ रहे हैं। मगर एक धन्यवाद इसीलिए मैंने आपका किया कि ये भावनगर की ये बात नेशनल लेवल पे आज आने का मौका आप लोगों ने दिया। नहीं, आप जैसे जज्बा जो रखते हैं लोग, वो इस शहर के साथ जुड़े हुए हैं और इतनी एनर्जी है, देखिए यही भावनगर को आगे काफी ले जाएगी। और काफी सारे दर्शक भी हैं हमारे बीच में जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं आप सभी लोगों से। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अभ्युदय पटेल जी ने अपना सवाल पूछा है, प्लीज बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ बताइए सर। मेरा ये सवाल है आपसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो भावनगर में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि रेलवेज एंड सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, तो उनको डेवलप क्यों नहीं किया जाता? कि अगर आप यहाँ पे किसी को अहमदाबाद या फिर किसी को मुंबई, दिल्ली जाना है, तो यहाँ से अहमदाबाद जाना पड़ता है, कि एयरपोर्ट की सर्विस यहाँ पे है, ऑलरेडी मौजूद है, पर यहाँ आप कह रहे हैं फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ, वैसे ये दिक्कत तो हमें भी हुई है, देखिए हम लोग भी पानी साहब, कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए, किसी भी शहर के उत्थान के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो एयरपोर्ट इनका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट, जिसमें एयरपोर्ट और सी पोर्ट और जो हाईवेज हैं वो इंटीग्रेट। अभी जो अहमदाबाद से धोलेरा तक ये रास्ता है, राज्य सरकार ने ये निर्णय किया कि उसको आगे भावनगर तक ले आए, तो वो एक काफी बड़ा पुश देगा कि हमको लिंक अप करने के लिए। दूसरा, जो यहाँ से हमारा सोमनाथ तक जो नेशनल हाईवे है, उसको वाइडनिंग का जो काम चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा पुश देगा। जो सी पोर्ट की बात है, हमारे पास ऑलरेडी जो स्मॉल पोर्ट्स हैं उसमें काफी सारे अभी शिप मेकिंग के लिए भी आ रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी देयर। और हमारा जो एयरपोर्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिजनेस। बिल्कुल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अलंग जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस देता है। इसके अलावा बहुत सारे टूरिज्म का बिजनेस होता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आज द सिटी ग्रोज, बिजनेस मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं जो नए प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं वो जब किक स्टार्ट हो जाएंगे तो एयरलाइंस भी उनको बिजनेस मिलेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बढ़ाएंगे। बिल्कुल बाजी बापड़ी बात। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, हमारे भावनगर के एयरपोर्ट की, उनके पास वो लैंड अवेलेबिलिटी है पूरी मात्रा में हमारे पास। और जो यहाँ से ऊपर से हमारी जो हवाई जहाज है उड़ते हैं, शायद 200 से ज्यादा वो इंटरनेशनल फ्लाइट और वो फ्लाइट सब यहाँ से उड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा नजदीक जो हमारा एयरपोर्ट है बॉम्बे, वहाँ ट्रैफिक समस्या भारी है।
इसलिए हमने केंद्र सरकार में और सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी लिखा है कि भावनगर में एयरपोर्ट डेवलपमेंट इतना अच्छा हो सकता है। और 9 साल के बाद हमने एक मीटिंग बुलवाई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो 9 साल के बाद मिली, और पूरा एयरपोर्ट डेवलपमेंट चार्ट और मैप हमने बनाने की सूचना भी दी है एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि पूरा भावनगर का वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। हाँ, मैंने वर्किंग प्रोग्रेस है और हम आशा रखते हैं कि ये हो जाएगा। पर सबसे पहले पानी जी ने जो बताया कि यहाँ हम जो इंडस्ट्रीज या उद्योग जब तक नहीं हो सकते, बिल्कुल डिमांड बनेगी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर दिग्विजय सिंह डोडिया भी हमारे साथ मौजूद है जो सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। हेलो, yes, I have to discuss about the agriculture industry's growth in India. As we all are aware about the fertilizers, and we are having the largest source of raw material of bentonite in India, in Bhavnagar. अपने बारे में भी बताइए, आप क्या करते हैं, किस फील्ड में हैं आप? Yes, right now I am working in biotech industries, and I have a focus over agriculture industries based in Bhavnagar, because we are having a huge source of raw material of bentonite in Bhavnagar. So I have to discuss, I have to ask the questions of the authorities that what are the scopes of bringing big industries in agriculture like Godrej, Tata Chemicals in fertilizer basis. चलिए, यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। आप अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो इनका सवाल है, भावनगर अपार्ट फ्रॉम अलंग और दूसरे बिजनेसेस, बेंटोनाइट बेस्ड इंडस्ट्रीज, लिग्नाइट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सॉल्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, डायमंड बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो ओनियन का डिहाइड्रेशन प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे महुआ एक तालुका है वहां पर है, और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी चल रहे हैं। तो महुआ जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है। अपार्ट फ्रॉम महुआ जो दूसरा हमारे मैंग्रोव्स का देखिए, बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का संभावना बहुत है। तो बहुत सारे लोग अभी इंटरेस्टेड हैं भावनगर में ये जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट। लेकिन इनके साथ में जो अभी इन्होंने बोला था कि एक मरीन का जो है यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे भावनगर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन है। ये जो सीवीड का आज का जो दुनिया में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उसका भी भावनगर हब बन सकता है, बिकॉज सीवीड का जो यहाँ मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। और अभी एक हमने संशोधन भी यहाँ सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन में किया है कि यहाँ का जो ये सॉल्ट है इसमें मरीन का जो ये चीज सॉल्ट में मिलाया जाए तो मल न्यूट्रिशन का आयरन जो है ऑलरेडी सीवीड में बहुत होता है। तो बच्चों में या महिलाओं में जो आयरन का कमी होती है वो ये वाला नमक अगर खाएं, ये जो वीड बेस्ड सॉल्ट, तो वो काफी कम हो सकता है। तो सीवीड जो है हमारे लिए माल न्यूट्रिशन के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन का दे सकता है, अपार्ट फ्रॉम देयर आर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। तो अभी तक हम सुनते थे आयोडाइज्ड नमक, तो ये आप कह रहे हैं सीवीड वाला अगर नमक, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय इस शो को देख रहे हैं और इस तरह के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। भावनगर की अथॉरिटीज खुद यहाँ पर आपको ये कह रही हैं। चलिए इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और काफी सारे और दर्शक जो आज यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं उनके सवालों के जवाब लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया और हम हैं भावनगर में। जी हाँ, और काफी सारे मेहमान हमारे साथ हैं और दर्शक हैं इस हॉल में, वो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तेजस जैन साहब, बताइए आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं IT फील्ड के बारे में गवर्नमेंट कनेक्शन से जुड़े हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भावनगर के अंदर IT में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अक्रॉस द गुजरात और अक्रॉस द इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल पब्लिक को भी पता नहीं कि ये कंपनी भावनगर में एज ऑन डेट है, ठीक है।
लेकिन भावनगर में उसको क्या गवर्नमेंट की ओर से जो आईटी बेनिफिट होना चाहिए, आईटी पार्क है, आईटी जोन है, ठीक है, एज ऑन डेट हमारी बात करता हूं, हम लोग आउट ऑफ गुजरात अलग अलग सिटीज में सर्विसेज, आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंशन करना है तो गवर्नमेंट की ओर से इतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी हो आईटी पार्क्स को लेकर? तो बनती है, ऑल राइट, एडवर्टाइजमेंट भी होता है, ये पॉलिसीज बन, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत देरी से होता है। उसी रीजन से क्या होता है कि जो भावनगर के अंदर मोर देन 15 से 17 कॉलेजेस है जो आईटी सर के ऊपर एजुकेशन दे रही है, ऑल आर द आफ्टर एजुकेशन के बाद कहाँ चले जाते हैं? अहमदाबाद, आउट ऑफ गुजरात। तो आपका मतलब है भावनगर से पढ़े हुए बच्चे यहीं पर एब्जॉर्ब हों और उसके लिए, और यहाँ पे ऐसी भी कंपनियां है आईटी से रिलेटेड जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेडी है। सवाल यह है कि गवर्नमेंट की ओर से जो थोड़ा भी बेनिफिट होना चाहिए, जो आईटी पार्क के अलग अलग जो शायद प्लेटफॉर्म की बात मेरे ख्याल वो नहीं से मिल कर रहे थे भावनगर इंस्टीट्यूट के। तो आप बताइए, ये सरकार से एक बड़ा पुश चाहते हैं आईटी सेक्टर के लिए। देखिए, ऑलरेडी आईटी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है। आईटी पॉलिसी के तहत जो बेनिफिट्स मिलता है वो ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल रहा है। नाउ ओनली थिंग इज उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आने के लिए इनको एक प्लान बनाना पड़ेगा। दे हैव टू सबमिट ए प्लान दैट ये भावनगर में ऐसा एक आईटी पार्क का इनका ये है। सो वंस दे यस देयर आर लैंड अवेलेबिलिटी हो, टैक्स कंसेशंस हो, VAT concessions हो, these are already there in the policy. So I think I would request them to please frame a plan and then come to us, and government is ready to give all the facilities and all the benefits. I'm sure BizTech जैसी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, आप काफी खुश हैं सरकार से यहाँ पर? आपका क्या कहना है? हमारा जो इंटरेक्शन रहा आज तक वो डेवलपिंग स्टेट में है, बट उसका जो स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, इंटरेक्शन की काफी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज है बट कॉमन पब्लिक के पास वो पॉलिसीज नहीं पहुंचती है, थरली इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो गैप कम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज कई सारी है बट कॉमन पब्लिक को मालूम ही नहीं दो कि ये सारी सर्विसेज है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि पब्लिक को मालूम पड़े कि इस टाइप की फैसिलिटी है और इस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ब्रीच कर सकती है चीज को, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है यूनिवर्सिटी में वहां पे अगर आईटी वाले आ जाए कि वी नीड दिस टाइप दिस स्पेशलिटीज, तो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल ब्रीच करके उन लोगों को दे सकता है। तो आई थिंक दिस आईटी पीपल शुड कम टू द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। चलिए, हमारे माध्यम से ये बात भी पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। विजय कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विजय, पूछिए। विजय पारेख। मैडम, भावनगर जो सिटी है उसमें 2 छोटे छोटे रेलवे क्रॉसिंग है, तो वही ओवरब्रिज होना चाहिए। स्मार्ट सिटी की रचना बना रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन अथॉरिटी से है कि इसके लिए क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या प्लानिंग है? थैंक यू वेरी मच। रेल कनेक्टिविटी और ओवरब्रिज, एक कुंभारवाड़ा का है, एक भावनगर परा का है, 2 तो मेरे सामने है रेलवे क्रॉसिंग, तो उसके लिए ओवरब्रिज 30-35 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। कितने मानव कलाक बिगड़ रहे हैं, एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है, पेट्रोल कितना वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वो मैं प्रोजेक्ट और प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बूस्ट करने की जरूरत है। क्या इनफैक्ट ये जो चीजें बोल रहे हैं ये ऑलरेडी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी लिया गया है, इसका एस्टिमेट्स और ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। नाउ द ओनली थिंग इज इसको अभी हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे मैं बोला आपको नेशनल हाईवे वाला प्रोजेक्ट्स और जो धोलेरा से यहाँ तक का प्रोजेक्ट वो अभी चल रहा है। सो अनलेस द प्रोजेक्ट्स आर फिनिश्ड, आई थिंक वील हैव टू वेट। थोड़ा और समय देना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन काम स्टार्ट हो चुका है, ये आप आश्वासन देना बनाए रखे विजय साहब। गौतम जी बताइए, आपका क्या सवाल है? एक सबसे बड़ा एम्बिशियस हमारा भावनगर सौराष्ट्र की कनेक्टिविटी में एक कल्पसर योजना आज से 20 साल से उसका सपना था, आज तक अभी कुछ हुआ नहीं है। मोदी जी के बारे में बताइए क्या है? तो ये था कि इससे क्या होगा कि रोड कनेक्टिविटी आज 300 किलोमीटर सूरत जाना है। भावनगर में डायमंड और स्टील इंडस्ट्रीज, इसका सबसे बड़ा जो डिमांड है वो सूरत और नॉर्थ साउथ गुजरात में है। तो भावनगर और सौराष्ट्र को अगर ये कल्पसर योजना में ये था कि रोड कनेक्टिविटी सिर्फ 32 किलोमीटर हो जाएगी, 300 किलोमीटर की जगह
जगह पर 32 मतलब 10% डिस्टेंस रह जाएगा। पानी की सबसे बड़ी किल्लत होती है सौराष्ट्र को, वो पाइपलाइन से आ सकती है। और तीसरी रेलवे लाइन, रेलवे भी बहुत लिस्ट कनेक्टेड इंडिया भारत में सबसे कम, मतलब गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र में भावनगर है। तो तीनों चीजों का सॉल्यूशन कल्पसर में है। तो मैं MP महोदय मैडम से और कलेक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या हुआ है। अभी तक 20 साल हो गया है, काफी सारी ब्लूप्रिंट्स बन गई है, लेकिन इसके बारे में आप हाईलाइट आइए, कहां तक पहुंचा, क्या होने वाला है। बताइए मैम। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल, और हर एक भावनगर वासी के दिल में ये सवाल रहता है जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय PM साहब का सपना था कि यहाँ एक कल्पसर प्रोजेक्ट, और उनके लिए उन्होंने वो क्या बोलते हैं उनको, इन्वेस्टमेंट नहीं, वो खातमुहूर्त, उसका उद्घाटन भी किया था। अच्छा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे जहाँ तक पता है उनका जो प्रोजेक्ट बन रहा था उनका अभी रीसर्वे या रीसर्वे चल रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। जिस टाइम वो स्टार्ट होने वाला था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे PM साहब का ये सपना है, और कल्पसर प्रोजेक्ट वो भावनगर की काया पलट करने वाला है, और वो जरूर पूरा होगा। उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये थोड़ा लेट हो रहा है, इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी सब कुछ वो होने वाला है, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट का मेन ये है कि इन्होंने जैसे बोला कि ये जो 360 किलोमीटर्स, जैसे कोई यहाँ से जाएगा तो अहमदाबाद या बड़ौदा होके फिर सूरत जो जाएगा वो 360 किलोमीटर्स है, उसको अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये रिड्यूस होके 30 किलोमीटर्स बन जाएगा। उसके लिए अभी ऑलरेडी जो घोघा दहेज रोरो टर्मिनल है, फेरी सर्विस है, वो प्रोजेक्ट का 50% अभी कंप्लीट हो गया है। ये जो दूसरा 50% है वो मार्च 2016 तक ये हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस की बात है, ये सौराष्ट्र का जो गेटवे है वो फिर राजकोट के बदले हो सकता है कि भावनगर हो जाओ। ये गोगा दहेज जो रोरो फेरी सर्विसेज टर्मिनल है। दूसरा चीज ये है कि ये जो कल्पसर का प्रोजेक्ट है ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें जितने भी मीठा पानी आते हैं पूरा सौराष्ट्र का, वो वहां एक बंद बांधने की बात है। और ये 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट का ये एक प्रोजेक्ट है। और दुनिया में सबसे बड़ा, अगर जो हाई टाइड आता है, जो टाइडल वेव्स हैं, वो पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ भावनगर का जो ये गल्फ ऑफ खंबात है इसमें है। तो लुकिंग एट ऑल दीज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये और दूसरी चौथी एक चीज ये है कि धोलेरा पोर्ट जो है, धोलेरा अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धोलेरा एक बन रहा है, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है एक स्मार्ट सिटी के लिए, और धोलेरा पोर्ट ऑलरेडी उसमें बनेगा। अगर धोलेरा पोर्ट, अगर ये कल्पसर बनेगा तो फिर धोलेरा पोर्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि पोर्ट, तो इसीलिए ये सब जो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इसीलिए ये कल्पसर का जो प्रोजेक्ट है, दो इट इज एन एम्बिशियस, लेकिन ये घोघा दहेज जो रोरो फेरी सर्विसेज टर्मिनल है वो सौराष्ट्र का गेटवे बन सकता है और एक फ्यूचर सिटी के लिए बहुत हमको लाभवान है। लेकिन ये जो पानी का अभी तंगी नहीं है, नर्मदा का जो मही परियेज और नर्मदा का पानी है ये पूरा भावनगर में है, और लास्ट सेवरल ईयर से पानी का कोई प्रश्न नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग, काफी तालियां भी बज रही थी उस सवाल पर, 2016 में जब रूरल प्रोजेक्ट बनने लगेगा, दिखने लगेगा, तो उसके फायदे समझ में आएंगे लोगों को। और उसके बाद आपको मैं बोलूं, वो जो एजेंसी लेगा, ये जो प्रोजेक्ट जो ऑपरेट करेगा, उसका ऑपरेशन का भी टेंडर खुल चुका है और वो फाइनल स्टेजेस में है। सो बाय मार्च 2016 ये प्रोजेक्ट हमारे भावनगर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप राहत की सांस यहाँ पर, आप सेटिस्फाइड हैं इस आंसर से? नहीं, मतलब कल्पसर अभी कल्पना में है और ऑप्शन हो गई है, चाहे धोलेरा सर, वही बात है ना, इसलिए आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, बताइए। अभी जो बात हो रही कल्पसर की जी, मेरे जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम बहुत डिस्कशन हुई थी। नरेंद्र भाई ने बोला था कल्पसर जरूर होगा जी, मैंने बुलाया था कल्पसर होगा सर, जरूर होगा। मैं कोरिया में देख के आया हूँ, प्रोजेक्ट जरूर होगा। उसका भी है, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी उसके कमिटेड है। टेक्निकल सर्वे मोस्ट ऑफ पूरा हो गया अभी, कि ये प्रोजेक्ट है, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
यह प्रोजेक्ट होने से गुजरात की, सौराष्ट्र की तो काया पलट हो जाएगी सर, और पानी के लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट होगा, जरूर होगा। और दूसरी बात ये रोरो फेरिसर्स की, कल ही मैंने बात की थी जीएमडी के ऑफिसर्स के साथ, मार्च तक काम खत्म हो जाएगा और अप्रैल में से शुरू होने की पूरी शक्यता है। देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भावनगर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि वैसे हम देखते हैं कि कोई सिटी के अंदर, शहर के अंदर जंगल नहीं होते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही सिटी ऐसे हैं कि वहाँ सबसे बड़ा जंगल है, और भावनगर में सबसे बड़ा नंबर 1 जंगल है विक्टोरिया पार्क करके। तो इंडिया में सिर्फ 2 सिटी के अंदर जंगल है, उसमें से एक में भावनगर है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता है और एकदम ब्यूटीफुल है। कभी टाइम है तो आप आइए। बिल्कुल, ऐसी कई मेरा आपसे एक सवाल है, पर्सनल सवाल है, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। कायम चूरन ने काफी सालों तक देश का हाजमा सही रखने का काम किया, ये बताइए। तो करते हैं। ये बताइए, शेयर बाजार में लिस्टिंग की भी कोई योजना है कायम चूरन की अब आगे चलकर? नहीं, बीच में हम सोच रहे थे उसके बारे में, लेकिन हम जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हम क्योंकि हम 3 पीढ़ी एक साथ काम, 3 जनरेशन एक साथ हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। मेरा लड़का का ऑफिस में आ रहे हैं, मेरा अंकल हैं, हम कजिन्स हैं, तो हम सब साथ मिलकर काम। प्लानिंग में है कायम चूरन का आईपीओ, ये कह सकते हैं, सोच है आप लोगों की? नहीं, थोड़ा मैंने बोला ना, थोड़ा बीच में सोचा था, लेकिन अभी फिर भी मीटिंग करने वाले, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। हम जो बिजनेस संभालने वाले हैं 10-11 मेंबर हैं, जब एक राय होती है तो ही हम डिसीजन लेते हैं। चलिए, देखते हैं। आपको सोचना चाहिए ताकि सही हाजमे से यहाँ पे लोग पैसे भी नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँ, बिना कंपनी किए भी हम सबका हाजमा ठीक कर ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक कायम चूरण के कारण जो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो हम खास उसमें लिखवाते हैं कि भावनगर के। बिल्कुल, भावनगर वाले सेट। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, हार्ड ब्रेक है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। एक ब्रेक लेकर अभी इस इंटरेस्टिंग चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से CNBC आवाज की इस खास पेशकश में, जहां पे आज हम चर्चा कर रहे हैं भावनगर की और कैसे भावनगर भविष्य का शहर बन सकता है, उस पर हमारी बात हो रही है हमारे बड़े पैनल के साथ। भावनगर के लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हमारे पैनल के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर कौशल ओझा का। डॉक्टर साहब जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? माइक दीजिएगा इन्हें। ओझा साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पूछे गए। मेरा क्वेश्चंस बिजनेस हाउसेज और कॉर्पोरेट से है। बड़े सिटीज के डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने सिंगापुर, हांगकांग जो भी बड़े सिटीज है उसमें देखा है कि कॉर्पोरेट्स अपना पैसा लगाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, अपने ह्यूमन स्किल्स को उसके डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो भावनगर के जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, बिजनेस हाउसेज है, वो किस तरीके से इस एस्पेक्ट को लेते हैं भावनगर के डेवलपमेंट के लिए और सोशल सेक्टर इनिशिएशंस के लिए? ऑलराइट, चलिए, तो CSR के ऊपर सरकार का फोकस रहा है। सरकार ने कहा है मुनाफे का 2% CSR पर खर्च करना जरूरी है और हो भी रहा है। आप अगर कुछ शेयर करना चाहें, आप जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं यही बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग इनिशिएट करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। देवेंद्र साहब, आप बताइए, आप जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्टिविटी है, कंपनियां क्या कर रही हैं? आपकी कंपनी क्या कर रही है? वैसे तो काफी कर रहे हैं हम लोग। आपने जिक्र किया था आप NGO चलाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, तो पूरे सिटी को, भावनगर सिटी को ग्रीन बनाने के लिए, हरियाला बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ ओल्ड एज हाउस है भावनगर सिटी में, जो पूरे गुजरात में सबसे नंबर 1 है, तो उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। उसमें मैं 2 घंटे सेवा दे रहा हूँ रोज के लिए। चलिए, आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी का भी, हाँ, आप
जोड़ना चाहिए। सेम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग 2 प्रोजेक्ट और भी ला रहे हैं। एक मेक मी लेजी आ रहा है, वो मोदी साहब का जो सपना है क्लीन इंडिया का, उसके तहत है। और दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग ज्यादा से ज्यादा भावनगर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। जो साहब ने बताया था कि ये एम्प्लॉयमेंट देना है, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे 2-3 साल के अंदर अराउंड 1000 एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। तो ये हमारी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तक भावनगर के एम्प्लॉइज को भावनगर में अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उस टाइप की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि गुजरात बायोडायवर्सिटी बोर्ड अभी 2 साल से एक्टिव हुआ है, जहां पे हमारे बायो रिसोर्सेज से अगर कोई कॉर्पोरेट कुछ अर्न कर रहा है, तो जहां से वो बायो रिसोर्सेज आ रहे हैं उस गांव के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं और सभी गांवों में उसके लिए कितनी बायोडायवर्सिटी है, कितना पोटेंशियल है, ये सब दिस थिंग्स आर आल्सो इन अ पाइप। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा अच्छा फ्रेज है। अभी भी इस देश में ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है जो CSR के कोर्सेज चला रही हैं। क्या आप जैसी यूनिवर्सिटीज पहल करेंगी, आगे बढ़ेंगी, इस तरह के कोर्सेज चलाएंगी ताकि सब लोगों को ये समझ में आए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दरअसल है क्या? कई कॉर्पोरेट्स इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि है क्या। उनको मालूम है खर्चा करना है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि किस दिशा में करना है, कहां पर करना है। क्या इस तरह के कुछ कोर्सेज की शुरुआत की जा सकती है? सही बात पे आए, और हमारी यूनिवर्सिटी में वो पोटेंशियल है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल यूनिवर्सिटी बट वी हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेटिंग टीम। तो कॉर्पोरेट्स को जाके समझाएंगे कि बायोडायवर्सिटी बोर्ड भी है और ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट्स की है और बच्चों को किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए बच्चों को कैसे मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। दिस थिंग्स डेफिनेटली मैं जानता हूँ काफी सारे लोग, आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, विदेश जाकर ये CSR के बारे में सीखते हैं और उसके बाद आके देश में इंप्लीमेंट करते हैं। तो मुझे भी लगा कि इस देश की यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह के कोर्सेज करना चाहिए। शुक्रिया, आपने आश्वासन दिया, आप जरूर करेंगे। आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट को टैक्स फ्री जोन करना चाहिए, क्योंकि भावनगर का डेवलपमेंट काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी जो नेशनल हाईवे बन रहा है भावनगर सोमनाथ, वो झड़प से काम उसका पूर्ण हो या झड़प से शुरू हो तो ही भावनगर का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। और हमारा यहाँ का फेमस हाईवे है, भावनगर से अलंग तक हम जाएंगे तो आप खुद गाड़ी से जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितने बम्प आते हैं। 50 किलोमीटर पे 50 बम्प। इसका कुछ सॉल्यूशन अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो गाड़ी में अगर चैन से सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आ पाती है, ये कहना चाह रहे हैं आप। चलिए, ये समस्या भावनगर की नहीं। मेरा प्रश्न यही है कि अगर जो रोड अथॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे, तो यहाँ का डेवलपमेंट एकदम फास्ट होगा। ये सही बात है, आपका सही बात है कि ये अभी प्रोजेक्ट ये फास्ट ट्रैकिंग है और NH का बहुत सारे लैंड एक्विजिशंस हो चुके हैं और NH का लैंड एक्विजिशन जितने फॉरेस्ट लैंड में हुआ है वो फॉरेस्ट लैंड हम देने के लिए हम लैंड आइडेंटिफाई कर दिए हैं। दैट NH और लैंड एक्विजिशन अथॉरिटीज और जो एजेंसी है और इसमें काम में लगे हैं वो पूर्ण होगा। आपने लैंड एक्विजिशन की बात कही, संसद में एक बिल पेंडिंग है लैंड एक्विजिशन को लेकर। आप जैसी अथॉरिटीज जो सही में ग्राउंड रियलिटी पर ये काम कर रही हैं, आपको अभी भी लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है और आप चाहेंगे इस मंच के द्वारा कहना ऑपोजिशन को कि कृपया करके लैंड एक्विजिशन बिल को जरूर पास करिए? लेकिन ये NH का जो लैंड एक्विजिशन होता है वो बेसिकली रोड यूज के लिए होता है, वो अलग अथॉरिटी से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, वो हो रहा है। और मैं ये इनका जो टैक्स फ्री वाला भावनगर का डिमांड है, मुझे लगता है क्योंकि अगर भावनगर को करेंगे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे एरियाज भी डिमांड करेंगे, तो इसीलिए दैट इज नॉट अ वेरी फिजिबल सॉल्यूशन। बट भावनगर में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो है टूरिज्म का है। उसी पर मैं आना चाहती थी। हमने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र कर लिया है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देकर किस तरह से भावनगर का उत्थान किया जाता है? टूरिज्म देखिए, हमारे पास एक बाजू ब्लैक बक सेंचुरी है, ब्लैक बक के लिए बहुत फेमस है, और दूसरी बाजू जो है हमारे लिए ये लायन वाला जो पूरा एरिया है सेतरुंजे वाला, वो जैसर पूरा लायन का जो दूसरा हैबिटेट है गिर के साथ कनेक्टेड, वो सेतरुंजे तक आता है। तो एक बाजू लायन है,
और एक बाजू हमारे पास ब्लैक बक है। दूसरे जो हमारे पास बहुत अच्छे बीचेस हैं वो एक हाथव है, दूसरा एक जांजमेर बीच है। दैट इज कंप्लीटली ए ब्यूटीफुल बीच। तो ये और पूरा जो महुआ है उसको मिनी कश्मीर कहा जाता है गुजरात का, तो वहां भी काफी सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये टूरिज्म पालिताना जो है जैन टेम्पल, और पालिताना में मैक्सिमम जो जैन पिलिग्रिमेज होता है पूरा इंडिया का वो पालिताना में होता है। तो ये सब हमारे पास जैन पिलिग्रिमेज सेंटर देखिए या हिंदू पिलिग्रिमेज सेंटर देखिए, या सीहोर में काफी नाना पेशवा जी वो उस समय वो आए थे और यहाँ उनका बसवाट था। गौतमेश्वर ये है, खोडियार टेम्पल है, काफी सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, काफी सारे सिनिक ब्यूटीज हैं। उसको अगर देखा जाए उसके साथ लाइवलीहुड को जोड़ा जाए तो काफी अच्छा यहाँ टूरिज्म का ही विकास नहीं होगा बट यहाँ जो लाइवलीहुड है वो विकास होगा। और अभी इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स दे आर इंटरेस्टेड टू कम अप फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, होटल या रेस्टोरेंट, ये दूसरे काफी सारे पीपीपी की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं आगे आने वाले। ये जो है हम उनको ये कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट्स जो होटल्स हैं ऐसे नहीं करिए, बट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट, तो इको सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स करिए। तो नेचर को कंजर्व करते हुए यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे मुझे लगा कि हमें भावनगर के लिए और दिन लेके आने चाहिए, इतनी सारी जगह इन्होंने बता दी है। लेकिन समय की कमी है, माफ कीजिएगा, हम और इस मुद्दे पर चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन आप सभी का शुक्रिया, आप लोग आज आए यहाँ पर और आपने बात करी। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद चर्चा होगी शेयर बाजार पर। जी हाँ, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि कौन से वो शेयर हैं जो आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, और काफी सारे सवालों के जवाब भी लेंगे। अविनाश कुरश्कर और मानव चोपड़ा हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।